गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसा कि हमने एमए फाइनल में चलने वाले पेपर्स को डिस्कस किया था, आज हम एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत के वृहद भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सिलेबस को समझ लें। सिलेबस हमारा 3 सेक्शंस में बटा हुआ है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे ही प्रश्न डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे, यानी वर्णनात्मक आएंगे, बड़े प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न आपको करने हैं जो कि प्रत्येक 20 नंबर के होंगे। और यद्यपि इसमें अलग से मैप, जैसा कि बीए तक आते रहा है वैसे मैप इसमें नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम मैप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मैप्स के बिना, डायग्राम्स के बिना बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए ब्लैंक मैप्स आप खरीद लीजिए, जिसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उनकी मैपिंग मस्ट है, क्योंकि ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको नेट में भी पूरा ही सपोर्ट करेगा। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करें, नेट या स्लेट के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करें, हर एग्ज़ाम में आपको ये पेपर फेवर करेगा। तो इसकी तैयारी करने का बेस्ट वे मैप्स हैं। इसीलिए भारत के आउटलाइन मैप्स आप खरीद लीजिए, जिनको हम जैसे जैसे आपको मैप वर्क में बताऊंगी वैसे वैसे उन्हें करते रहिएगा। तो सेक्शन ए की बात करते हैं हम, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। भारत में जो भूगर्भिक संरचना और उनका खनिजों से अंतर संबंध, भूआकृतिक प्रदेश, भारत के जो भूआकृतिक प्रदेशों का डिविजन्स हैं और उनको किस आधार पर बांटा गया है, कौन कौन से डिविजन्स हैं, उनका वर्णन। उनमें से एक भूआकृतिक प्रदेश अवश्य आता है, इसीलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे और इसको समझने के बाद ही हमें भारत की फिजियोग्राफी समझ में आ सकती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, सीज़न, कौन कौन से अलग अलग ऋतुएं हैं और उनसे संबंधित मौसमी दशाएं, विशेषताएं। भारतीय मॉनसून, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये। भारतीय मॉनसून का मैकेनिज्म किस तरह से है, किस तरह से भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति होती है, आगे कैसे बढ़ता है और किस तरह से भारत में मॉनसून का आगमन होता है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा वर्षा प्रभावित होती है, कहाँ कम, किन कारणों से होती है। इसके अलावा मेजर प्रमुख जो जलवायु प्रदेश भारत के, सॉइल्स यानी मृदाएं, उनकी विशेषताएं, वितरण और प्रमुख सॉइल रीजन्स यानी मृदा प्रदेश, मृदा की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनके प्रदेशों का विभाजन किया गया है, तो मृदा प्रदेश। इसके अलावा ड्रेनेज यानी अपवाह तंत्र, वाटरशेड, जल विभाजक और रिवर सिस्टम्स, जितने भी रिवर सिस्टम हैं भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी तंत्र जितने भी हैं, उन सब का इस में हम अध्ययन करेंगे। ये पूरा सेक्शन ए है। सेक्शन बी की बात हम करें तो रिसोर्स पोटेंशियल एंड इवैल्यूएशन, यानी कि संसाधनों की संभाव्यता और उनका मूल्यांकन, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन और बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, वे जो भी जितनी भी, क्योंकि रिवर बेसिन से सिस्टम से संबंधित है तो ये इसको एसोसिएट करके पढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम रिवर्स समझेंगे तभी जाकर उन पे कौन कौन से इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे। तो ये रिवर्स से लिंक करके हमें पढ़ना होगा। वेजिटेशनल रिसोर्सेज यानी कि वनस्पति संसाधन, एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, फसलों का बदलता प्रतिरूप एवं हरित क्रांति, एनिमल रिसोर्सेज, पशु संपदा, खनिज संपदा, खनिज संसाधन। इनके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन एवं जनसंख्या नीतियाँ। भारत में जो जनसंख्या का इतना प्रेशर है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नीतियाँ बनाई हैं उन पर डिस्कशन, गवर्नमेंट की तरफ से जो जो एफर्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा सेक्शन सी, जिसमें रिसोर्स डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, इसमें ये संभाव्यताओं पर, प्लानिंग पर बेस्ड सेक्शन कहा जा सकता है। संसाधनों का विकास एवं उनका उपयोग, जिनमें पावर यानी शक्ति, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक और ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात का जो किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, संभाव्यताएं हैं। भारत के रिवर बेसिन्स के डेवलपमेंट और उनके यूटिलाइजेशन की संभावनाएं,
रिवराइन प्रॉब्लम्स ऑफ शेयरिंग वाटर एंड देयर प्लानिंग। भारत में अगर हम बात करें, इनफैक्ट भारत क्यों, अगर हम पॉलिटी की दृष्टि से भी बात करते हैं तो रिसोर्सेज में वाटर डिस्प्यूट एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्प्यूट है। रिवर जहाँ से निकल रही है, उद्गम क्षेत्र से जिन जिन स्थानों से होकर के प्रवाहित होती है, तो सब जो भाग है, पॉलिटिकल रीजन्स हैं, वो उस पर अपना क्लेम करते हैं, उस पानी पर अपना वर्चस्व जमाने का, उसको अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करते हैं, उस पर क्लेम करते हैं। तो वाटर शेयरिंग से संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद हैं, जैसा कावेरी जल विवाद आपने सुना होगा, तो इनके संबंध में कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेश और भारत के आर्थिक प्रदेश और रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यानी प्रादेशिक आर्थिक असमानताएं। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसीलिए समरूपताएं नहीं है, बहुत सी विषमताएं रिसोर्सेज में भी हैं, डेवलपमेंट लेवल पर भी है, और इसीलिए प्लानिंग लेवल पर भी असमानताएं देखने को मिलती हैं। ये डिस्पैरिटीज़ ही हैं जो कि नेचुरल डिस्पैरिटीज़ ही कारण है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का भी उसकी वजह से कोई रीजन बहुत डेवलप्ड है, कोई सेमी डेवलप्ड है, कोई अनडेवलप्ड है, तो किस तरह से उन्हें एक लेवल पर लाया जाए, प्लानिंग, इसका ये पूरी योजना बनाने, क्रियान्वयन का कार्य इस दृष्टिकोण से ही किया जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, देखिए ये भारत का बृहद भूगोल जो पेपर है, बहुत ही कंटेम्प्रेरी, बहुत ही समसामयिक पेपर है। इसमें जो पॉलिसीज़ हैं या जिनकी चर्चा, अगर हम एग्रीकल्चर की चर्चा करें या इंडस्ट्री की चर्चा करें, इसमें आपको करंट डेटा जो रीजन्स हैं उनके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो उस पर कुछ करंट डेटा डालना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें कई करंट मैगज़ीन्स से भी मिल सकता है। इकोनॉमी से रिलेटेड मैगज़ीन्स जो आती हैं, या प्रतियोगिता दर्पण है, या करंट जो अर्थव्यवस्था के जो एडिशंस हैं, उनसे भी हम करंट डेटा इसमें इनकलकेट करके अपने मार्क्स को इन्हांस कर सकते हैं। नीचे इसमें जो बुक्स दी गई हैं, तीर्था की बुक इंग्लिश मीडियम की अगर हम बात करें तो अच्छी बुक है, रावत पब्लिकेशन की। इसके अलावा मामूरिया की बुक आधुनिक भारत का बृहद भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। इसके अलावा तिवारी की बुक भी बहुत अच्छी आती है, चौहान और BS गौतम, भारत वर्ष का विस्तृत भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन की एक अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा RL सिंह, इंडिया रीजनल जोग्राफी, G सिंह, अ जोग्राफी ऑफ इंडिया, मित्रा की लेवल ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, खुल्लर की भी पुस्तक है इसमें, इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव जोग्राफी। तो ये कई पुस्तकें हैं जो आपको अवेलेबल हो पाए वो आप ले सकते हैं। और भारत के खाली आउटलाइन मैप्स भी आप अवश्य ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, हम वैसे वैसे मैप का काम और नोट्स बनाने का काम जो आपको दिया जाए वो आप करने का प्रयास करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमारा उद्देश्य कोर्स को स्मूथली चलाना है। अगर आपके एंड से हमें पूरी मदद मिलेगी तो ये हम अब दोनों एंड से हम इस काम को बहुत आराम से कर पाएंगे। और जब भी कॉलेज शुरू होंगे तब हमारा सिलेबस उसके आगे से ही, जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद का पार्ट है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए, गंभीरता से लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।